तो दोस्तों सेकंड अभी बात करने वाले हैं अपने जॉन्डिस के अंदर ईबीटी की, सॉरी ईबीटी की। ईबीटी के अंदर देखो एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो क्या बोलेंगे एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये जो ट्रीटमेंट होता है ये मोस्टली पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर होता है। आई बात समझ में? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर क्या रहता है, ये डेफिनेटिव रहता है। डेफिनेटिव अगर आपसे पूछे कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या रहता है तो एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन रहेगा। तो इसके अंदर अपने पढ़ लेते हैं, इट इज ए मोस्ट एंड डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। क्या होता है कि इसके अंदर मोस्ट या फिर डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट रहेगा वो किसका रहेगा, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का रहेगा। कौन सा? ईबीटी, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके अंदर क्या रहेगा, टू प्रिवेंट द हेमोलाइसिस। इसका पर्पज क्या रहेगा, टू प्रिवेंट द हेमोलाइसिस एंड कर्निंग इक्टेरस। याद रखना, आगे अपने पढ़ने वाले हैं कि कर्निंग इक्टेरस होता क्या है। तो प्रिवेंट करवाने के लिए किसको, हीमोलाइसिस को। हीमोलाइसिस बहुत ज्यादा आरबीसी है वो टूटना ना स्टार्ट हो जाए, जिससे क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, बिलिरुबिन लेवल बढ़ेगा, और बिलिरुबिन लेवल बढ़ेगा तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा तो उसको बोलते हैं कर्निंग इक्टेरस। आगे पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं इसके बाद में अपने पढ़ने वाले हैं इंडिकेशन, कि क्या क्या इंडिकेशन रहेंगे इसके। तो देखो इंडिकेशन ऑफ द ईबीटी, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो सबसे पहले अपने बात करने वाले हैं कि कोल्ड एचबी, देखो अम्बलाइकल कोड हीमोग्लोबिन लेस देन 10 mg/dl है। अगर जैसे ही अम्बलाइकल कोड सैंपलिंग की है और उसमें बच्चे के अंदर क्या आ रहा है, लेस देन 10 mg/dl क्या आ रहा है, एचबी आ रहा है, तो अपने क्या करेंगे, ईबीटी करते हैं, मतलब एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। इसके बाद में बिलिरुबिन लेवल मोर देन 5 mg/dl। अगर बिलिरुबिन लेवल है वो मोर देन 5 mg/dl आ रहा है तब भी क्या करवाते हैं, अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इसके साथ साथ में इंक्रीज द बिलिरुबिन लेवल मोर देन 10 mg/dl इन 24 आवर। 24 घंटे के अंदर मोर देन 10 mg/dl अगर बढ़ जाए, कौन सा, बिलिरुबिन लेवल, और वो भी कौन सा, अनकॉन्जुकेटेड वाला। कौन सा, अनकॉन्जुकेटेड वाला। अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाए तो उसमें क्या करवाते हैं, अपने एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। इसके बाद में इंक्रीज अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन मोर देन 15 mg/dl इन 48 आवर। 15 mg/dl से 48 घंटे में अगर अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाए तो उसको क्या करवाते हैं, अपने ईबीटी करवाते हैं, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। तो ये क्या है, ईबीटी के क्या है, इंडिकेशन होते हैं। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं प्रोसीजर के बारे में, कि क्या क्या प्रोसीजर होता है इसका। प्रोसीजर तो
प्रोसीजर की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, यूज द फ्रेश ब्लड इन द EBT। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर अगर बच्चे में कर रहे हो तो क्या करोगे, फ्रेश ब्लड यूज करते हैं। कब का, डोनेटेड इन लेस देन 72 आवर। वो डोनेटेड ब्लड होना चाहिए कितने टाइम का, लेस देन 72 आवर का, उसको क्या बोलेंगे, फ्रेश ब्लड। फ्रेश ब्लड ही करवाना है, क्योंकि अगर ओल्ड ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज करवाया है तो उसके अंदर आरबीसी टूटी हुई मिलेगी, मतलब हाइपर कैलेमिया होने के चांस हो जाते हैं बच्चे को। आगे बात करने वाले हैं कि हाइपर कैलेमिया कैसे हो जाता है। इसके साथ साथ में आरबीसी टूटती है तो क्या होता है, बिलिरुबिन लेवल मतलब बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसीलिए अपने क्या करवाते हैं इस प्रोसीजर के अंदर कि फ्रेश ब्लड को क्या करवाते हैं, ट्रांसफ्यूज करवाया जाता है। इसके साथ साथ में सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल डोनर आपको पता ही है कौन होता है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल जो डोनर रहता है वो कौन सा रहेगा, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। या फिर क्या होना चाहिए, सेम ब्लड ग्रुप का होना चाहिए और RH फैक्टर भी सेम होना चाहिए। आगे बात समझ में। इसके बाद में बात करने वाले हैं कि एक्सचेंज द ब्लड डबल प्रोसेस। क्या होता है, इसके अंदर एक्सचेंज किया जाता है ब्लड, वो डबल प्रोसेस से होता है। तो देखो कैसे होता है डबल प्रोसेस से। पहला जो रहेगा वो रहेगा 80 ml पर kg के बेसिस पे। पहले जो अपने क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं कब, 80 ml पर kg के बेसिस पे। और फिर क्या करते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बॉडी से बाहर, ठीक है। मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज के लिए जो भी निकालते हैं वो कितना निकालते हैं, 80 ml पर kg पे। याद रखना, इसको बोलते हैं एक्सचेंज करना, मतलब डबल प्रोसेस हो गई ना। पहले तो आपने ट्रांसफ्यूज किया और फिर वापस क्या कर लिया, निकाल लिया है, वापस निकाल लिया है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं डबल प्रोसेस। आई बात समझ में। तो इसीलिए अगर आपको पूछे कि एक्सचेंज के अंदर कितना ब्लड है, वो एक्सचेंज कितने का ब्लड का होता है, तो आपको लिखना है 160 ml पर kg। डबल प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, 80 ml ही ट्रांसफ्यूज करते हैं और 80 ml बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब 80 ml आपने ट्रांसफ्यूज किया है तो वो क्या है, फ्रेश ब्लड जाएगा, और जो आपने निकाला है जैसे बॉडी से बाहर, तो वो 80 ml निकालोगे, तो वो जो बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वो ब्लड के थ्रू क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाता है। तो वन प्रोसेस के अंदर अगर आपसे पूछे कि वन प्रोसेस के अंदर 80 ml पर kg के बेसिस पे यूज होता है, और टू प्रोसेस के अंदर क्या रहेगा, मतलब डबल प्रोसेस के अंदर क्या रहेगा, 160 ml पर kg। और एक्सचेंज कितना होता है, 160 ml पर kg का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और एक्सचेंज ऑलमोस्ट 80 to 90% बिलिरुबिन है, वो 80 to 90% क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। मतलब जो फ्रेश ब्लड है वो चला गया और जो ओल्ड ब्लड है बॉडी के अंदर बच्चे के, वो बाहर निकाल दिया। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है बिलिरुबिन का, 80 to 90% बाहर निकल जाता है बॉडी से। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं कि इसमें मेथड यूज कौन सा करते हैं। तो मेथड की बात करें तो इसके अंदर ये करते हैं पुल एंड पुश मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं, पुल एंड पुश। पहले तो क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज करेंगे, और ट्रांसफ्यूज करने को क्या बोलते हैं, पुश मेथड बोलते हैं।
और बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, पुल मेथड बोला जाता है। आई बात समझ में, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी तो स्टेट के अंदर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है इस लाइन से रिलेटेड, लेकिन बाय चांस फ्यूचर में क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। इसके बाद में जो टोटल साइकिल जो रहेंगे इसके अंदर, टोटल साइकिल वो रहेंगे 30 to 40 साइकिल। ये 30 to 40 साइकिल कौन से होते हैं, पहली बार में देखो नॉर्मली मतलब 80 ml पर kg के बेसिस पे पेशेंट को क्या कर दिया, पुश कर दिया, ठीक है। अब क्या है, पुल कितना किया है 80 ml, वापस वो ही पर केजी के बेसिस पे पुल कर लिया। ये क्या है, 1 साइकिल, ये क्या है 1 साइकिल। आई बात समझ में। ऐसे साइकिल कितने करने हैं आपको, टोटल नंबर में 30 to 40 साइकिल। आई बात समझ में। तो इसीलिए ये कितने करने हैं आपको, 30 to 40 साइकिल आपको क्या करने हैं, टोटल यूज करने हैं। आ गई बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं कि पेशेंट को क्या देते हैं, तो एडमिनिस्टर्ड द कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूको कैल्शियम ग्लूकोनेट, वो भी कितना परसेंट है, 10%। 10% क्या करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज करते हैं टू प्रिवेंट द हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया से प्रिवेंट करवाने के लिए आगे अपने इसके कॉम्प्लिकेशन पढ़ने वाले हैं कि ईबीटी के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। तो इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि हाइपोकैल्सीमिया कैसे होता है, हाइपरकैलेमिया कैसे होता है। तो अपने क्या करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट का भी यूज करते हैं। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं एडमिनिस्टर द हिपेरिन टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट। ये तो सभी को ये नॉर्मली ये जो बातें हैं ये तो पता ही होती है कि हिपेरिन का क्यों यूज किया जाता है। ये जैसे ही मतलब ईबीटी करते हैं, क्योंकि ब्लड क्लॉट ना बने, क्योंकि बार बार अपने क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज करवा रहे हैं ब्लड का, तो बार बॉडी से क्या हो सकता है, कैनुला के ऊपर बीच में या फिर बीच में कहीं पे भी क्या हो सकता है, हिपेरिन क्या हो सकता है, ब्लड क्लॉट बन सकता है। इसीलिए अपने क्या करते हैं, हिपेरिन का यूज किया जाता है। आगे बात समझ में। तो ये क्या है, प्रोसीजर है, उसके बारे में आपको मोस्टली ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करने वाले हैं अपने मैनेजमेंट के बारे में कि इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है, इनिशियल मॉनिटरिंग, बार बार आपको क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है बच्चे में क्या चल रहा है, ईबीटी चल रहा है, ठीक है, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, तो इनिशियल मॉनिटरिंग पे रखना है। इसके साथ साथ में कार्डियक मॉनिटरिंग, बार बार क्या करना है आपको, कार्डियक मॉनिटरिंग करते रहना है, इसके अंदर अपने पल्स वगैरह है, बीपी वगैरह है, और जो भी रेस्पिरेशन वगैरह है ये चेक करना है। इसके साथ में रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग, ये चीजें भी आपको क्या करना है, बार बार मॉनिटर करते रहना है। इसके साथ साथ में और क्या करना है, मॉनिटर द टेम्परेचर, बेबी का टेम्परेचर मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ब्लड है ये क्या है, कोल्ड होता है। जैसे ही अपने ब्लड बैंक से लेके आते हैं तो कोल्ड होता है, तो बेबी का टेम्परेचर भी आपको क्या करना है, चेक करते रहना है कि कोल्ड ब्लड है, वो बेबी का बॉडी का टेम्परेचर क्या ना कर दे, डाउन ना कर दे। इसके साथ साथ में और आगे बात करने वाले हैं, किन बातों का ध्यान में रखेंगे, जैसे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में भी आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। पहले
ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे ही आपने ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया है तो क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करते रहना है कि कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो नहीं हो रही। पहले 15 मिनट आपको पेशेंट के आइडेंटिफाई करते रहना है कि कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ द EBT, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, जिसके अंदर क्या क्या होने के चांस रहते हैं। तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन होने के चांस रहते हैं। इसके साथ साथ में और क्या है, फिब्राइल रिएक्शन, हेमोलाइटिक रिएक्शन क्या होने के चांस रहते हैं, हेमोलाइटिक रिएक्शन होने के भी चांस रहते हैं। इन कंडीशन में अगर ऐसी तीनों ही ये एनाफाइलेटिक रिएक्शन है, फिब्राइल रिएक्शन है, हेमोलाइटिक रिएक्शन हो जाती है तो आपको क्या करना है, स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो आपने ट्रांसफ्यूजन लगाया हुआ है उसको क्या कर दो, स्टॉप कर दो। इसके बाद में क्या करना है, फ्लैश द कैनुला विद NS 0.9%। ओनली आपको क्या करना है, NS के साथ में क्या करना है, 0.9%, जिसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक फ्लूइड बोलते हैं, इसको क्या कर दो, फ्लैश कर दो। आ गई बात समझ में। इसके बाद में सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, तो सेकंड कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सर्कुलेटरी ओवरलोड भी हो सकता है कि आपने जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि ये साइकिल है, कितने टाइम में आपको मतलब कंप्लीट करने होते हैं, या जो ये जो एक बैग है ये कितने टाइम में यूज करना है। तो इसके बाद में अगर आपने बहुत ज़्यादा जल्दी टाइम ट्रांसफ्यूज कर दिया है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांस रहते हैं। तो सर्कुलेटरी ओवरलोड की बात करें तो इसमें अगर बच्चे को सर्कुलेटरी ओवरलोड हो भी जाता है तो कैसी, पल्मोनरी एडिमा होने के चांस हो जाएंगे, पल्मोनरी एडिमा। और पल्मोनरी एडिमा में कैसी साउंड आती है, साउंड की बात करें तो ये आती है क्रैकल साउंड। कैसी साउंड आती है, क्रैकल्स साउंड आती है। और क्या होगा, ड्राई कफ होगा, बेबी को कैसा होगा, ड्राई कफ होगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, स्लो द ट्रांसफ्यूजन को क्या कर दो, स्लो कर दो। आगे बात समझ में। इसके बाद में और क्या होने के चांस रहते हैं, सेप्टिसीमिया क्यों होने के चांस रहते हैं, तो सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन इन द ब्लड बैग के अंदर क्या हो जाए, मतलब इन्फेक्शन हो जाए, या फिर डेवलप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, तो उसकी वजह से सेप्टिसीमिया होने के चांस रहते हैं। क्यों, क्योंकि जितना टाइम आपको प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है उसके अंदर अगर आपने ज्यादा टाइम लगा दिया तो उसके वजह से क्या होने के चांस रहते हैं, सेप्टिसीमिया। लाइक जैसे अडल्ट में, अगर यहाँ पे तो अपने EBT पढ़ रहे हैं, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, लेकिन अगर अडल्ट की बात करें तो वहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। अगर 4 घंटे से ज्यादा आपने ज्यादा टाइम लगाया है तो क्या होने के चांस रहते हैं,
ब्लड के अंदर जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पे जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ कि इतने टाइम में देना है और उसमें ज्यादा टाइम लगा दिया तो क्या होने के चांस रहते हैं, इस बच्चे को सेप्टिसीमिया होने के चांस रहते हैं। सेप्टिसीमिया होता है ब्लड के अंदर इंफेक्शन होना, इंफेक्शन इन द ब्लड। इसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्या होने के चांस रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के भी चांस रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या होता है, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो कैल्शियम पे पड़ता है और कैल्शियम में क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया। क्या हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की वजह से क्या हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया। आपको पता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में अपने कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं 10%। तो क्यों देते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर या फिर एडल्ट के अंदर क्या हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया होने के चांस रहते हैं। क्यों रहने के चांस रहते हैं तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, कि आपको पता है कि ब्लड बैग के अंदर एक एंटीकोगुलेंट होता है जिसका नाम क्या है, सोडियम सिट्रेट। ये क्या है, एंटीकोगुलेंट। ब्लड बैग के अंदर लगभग इसकी अमाउंट रहती है 50 ml। कितनी रहती है, 50 ml क्या रहती है, इसकी अमाउंट रहती है सोडियम सिट्रेट की। अब ये बॉडी के अंदर क्या कर दिया आपने, ट्रांसफ्यूज कर दिया, ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज कर दिया, और ट्रांसफ्यूज करते ही ये जो सोडियम सिट्रेट है ये सोडियम के अंदर और सिट्रेट के अंदर दो में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी के अंदर जाते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम के अंदर और सिट्रेट के अंदर। ये जो सिट्रेट है ये बाइंड हो जाता है बॉडी के अंदर कैल्शियम, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम है उसके साथ में बाइंड हो जाएगा और क्या बना देगा, कैल्शियम सिट्रेट बना लेता है। कैल्शियम सिट्रेट है ये क्या है, यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगी, कैल्शियम की बॉडी के अंदर कमी आ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया बोला जाता है। आई बात समझो। इसके बाद में ट्रीटमेंट के लिए अपने देते हैं ना कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में और क्या चांस हो सकते हैं, और की बात करें तो हाइपर कैलेमिया। क्या हो सकता है, हाइपर कैलेमिया। कैसे, अगर बच्चे को क्या कर दिया, ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, क्या कर दिया है, ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया है, तब भी होने के चांस रहते हैं। कैसे, आपको पता है ओल्ड ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है, उसके अंदर जैसे ही टाइम निकलता है और ओल्ड ब्लड हो जाता है तो जो सेल है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। और आपको पता है इंट्रासेलुलर जो मोस्ट कॉमन कैटायन पाया जाता है वो पोटासियम पाया जाता है। ठीक है, कौन सा होता है, इंट्रासेलुलर जो मोस्ट कॉमन जो कैटायन होता है ना वो कौन सा रहेगा, पोटासियम। अब ये पोटासियम पहले सेल के अंदर है, जैसे जैसे आरबीसी टूटेगी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी टूटेगी या डिस्ट्रक्शन होगी तो उसकी वजह से ये क्या कहां पे आ जाए, ब्लड बैग के अंदर आ जाता है। अब ट्रांसफ्यूज करते ही पेशेंट में क्या हो जाएगा, हाइपर कैलेमिया। क्या हो जाएगा, हाइपर कैलेमिया। और ये क्या रहता है, इसका कॉम्प्लिकेशन होने के चांस रहते हैं। इसके साथ साथ में और क्या होने के चांस रहते हैं, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होने के चांस रहते हैं, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी होने के भी चांस रहते हैं। आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूछे तो हेपेटाइटिस सी, और ब्लड से फैलने वाला कौन सा है, हेपेटाइटिस बी होता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में ये तो था इसका मतलब कॉम्प्लिकेशन की, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं और क्या क्या मैनेजमेंट अपने करते हैं। इसके बाद में आगे लिखो, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। पहले अपने पढ़ रहे थे, पहले वाली क्लास में जॉन्डिस के बारे में पढ़ा। इसके बाद में अपने दूसरे वाली क्लास जो थी उसके अंदर पढ़ा था फोटोथेरेपी के बारे में। और अब क्या पढ़ रहे हैं, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट हो गया है। अब अपने पढ़ने वाले हैं
जो फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं किसके अंदर, नियोनेटल जॉन्डिस के अंदर। तो लिखो सबसे पहले फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन। ये जो मेडिसिन है ये अगर आपसे पूछे तो ड्रग ऑफ चॉइस इन द नियोनेटल जॉन्डिस। अगर आपसे पूछे कि नियोनेटल जॉन्डिस की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहती है तो फिनोबार्बिटोन रहती है। आगे बात समझ में। अगर आपसे पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस इन द नियोनेटल सीजर, नियोनेटल जो सीजर की जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी वो कौन सी रहेगी, वो ये सेम रहेगी, कौन सी, फिनोबार्बिटोन। और ड्रग ऑफ चॉइस नियोनेटल जॉन्डिस वो भी कौन सी रहेगी, फिनोबार्बिटोन, ये सेम रहती है। इसके बाद में एक और मेडिसिन होती है जिसका नाम है लंबा सा नाम है कोलेस्टेरिन क्या है, कोलेस्टेरिन। ये जो मेडिसिन है ये क्या करवाती है, डिक्रीज इंटेरो हिपेटिक सर्कुलेशन। मैंने बताया था आपको कि अगर इंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन बढ़ जाए तो क्या होने के चांस रहते हैं, जॉन्डिस होने के चांस रहते हैं। तो ये क्या करवा देगी, ये जो मेडिसिन है ये क्या करवा देगी, डिक्रीज करवा देती है इंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन को। आई बात समझ में। इसके बाद ये मोस्ट कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है, इतना ही पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में कॉम्प्लिकेशन ऑफ, आगे लिखो, कॉम्प्लिकेशन ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगा। पहले अपने जॉन्डिस पहले जो कॉम्प्लिकेशन पढ़े थे वो एक बार तो फोटोथेरेपी के कॉम्प्लिकेशन पढ़े थे, इसके बाद में एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशन पढ़े थे, इसके बाद में क्या है, नियोनेटल जॉन्डिस के कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द नियोनेटल जॉन्डिस। अगर आपसे पूछे कि नियोनेटल जॉन्डिस का मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो कौन सा रहेगा, तो कर्निंग इक्टेरस। बात करते हैं कर्निंग इक्टेरस। पहले मैं बता चुका हूं आपको कि कर्निंग इक्टेरस क्या होता है। अगर बिलिरुबिन लेवल कितना हो जाए, मोर देन 20 mg पर DL। अगर बिलिरुबिन लेवल कितना हो जाए, मोर देन 20 mg पर DL हो जाए तो ये क्रॉस कर जाता है, ये क्या है, क्रॉस कर जाएगा ब्लड ब्रेन बैरियर को, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाता है, और क्रॉस करके क्या कर देगा, डैमेज द नर्व सिस्टम। क्या कर देगा, डैमेज द नर्व सिस्टम। और नर्व सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीज डैमेज हो जाती है मोस्टली, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया। क्या क्या डैमेज होता है, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया। मोस्टली ये क्या होते हैं, इसमें डैमेज हो जाते हैं। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कर्निंग इक्टेरस। एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द नियोनेटल जॉन्डिस, तो आपको लिखना है कर्निंग इक्टेरस। और ये भी पूछे ना कौन से जॉन्डिस में, तो आप लिख देना है इसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का होता है। ये कौन से जॉन्डिस का, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का होता है। आगे बात समझ में, कौन सा, कर्निंग इक्टेरस। और कर्निंग इक्टेरस कब होता है, अगर ब्लड बिलिरुबिन लेवल कितना हो जाए, मोर देन 20 mg, ये क्रॉस कर जाएगा किसको, ब्लड ब्रेन बैरियर को, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके डैमेज किसको कर देगा, नर्व सिस्टम के
कुछ ऑर्गन हैं जैसे ब्रेन स्टेम हो गया, सेरिबेलम हो गया, बेसल गैंग्लिया है, इनको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कर्निंग इक्टेरस बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो ये जो टॉपिक है नियोनेटल जॉन्डिस है, ये यहां तक कंप्लीट हो गया है आज के लिए। यहां तक, और नेक्स्ट क्लास में अपने कोई नए टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।